हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है एसिम्पटोट्स, जो कि हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एसिम्पटोट्स क्या होते हैं और फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि एसिम्पटोट्स को हम फाइंड कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसिम्पटोट्स होता क्या है। तो यह जानने के लिए सबसे पहले मैं एक कर्व लेता हूँ एफ एक्स कोमा वाई इक्वस टू 0। और यहाँ पर जो हमारा कर्व है ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड होने का मतलब ये जो कर्व है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम पैराबोला ले तो ये हमारा एक है अनबाउंडेड कर्व है, क्योंकि ये हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। इसी तरह y इक्वस टू एक्स क्यूब, ये भी क्या है, हमारा एक अनबाउंडेड कर्व है। बाउंडेड कर्व कौन से होते हैं हमारे, सर्कल हो गया, ये हमारा बाउंडेड है। इलिप्स है, इलिप्स हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो यहाँ बाउंडेड होने का मतलब है कि जो हमारा कर्व है वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और अनबाउंडेड होने का मतलब जो हमारा कर्व है वो एक इन्फिनिटी रेंज तक एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं एसिम्पटोट की। तो एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि टेंजेंट होती है एक अनबाउंडेड कर्व के ऊपर। कहाँ टेंजेंट होती है इस अनबाउंडेड कर्व के ऊपर, इन्फिनिटी पे। और यह जो लाइन होती है वो ओरिजिन के आसपास से गुजरती है। तो एसिम्पटोट क्या है, एसिम्पटोट एक टेंजेंट लाइन है हमारे अनबाउंडेड कर्व के ऊपर जब यह इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और वो जो लाइन है वो ओरिजिन के आसपास से गुजरती है। और यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि कोई भी अनबाउंडेड कर्व हो तो उसके लिए एसिम्पटोट हो ही, पर एसिम्पटोट होता अनबाउंडेड के लिए है, पर हर अनबाउंडेड के लिए एसिम्पटोट हो ये जरूरी नहीं है। अब इसके बाद में हम ये भी जान लेते हैं कि एसिम्पटोट फाइंड करने का फायदा क्या है किसी कर्व के लिए, मतलब किसी अनबाउंडेड कर्व के लिए एसिम्पटोट फाइंड करने का फायदा क्या है। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा कोई एक कर्व है जो कि अनबाउंडेड है और जो कि मूव कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। अनबाउंडेड होने का मतलब सिंपली है कि इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। अब हमने मान लीजिए कि इसके लिए एक एसिम्पटोट फाइंड कर लिया। यह है इसके लिए एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वहां पे इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन जो कि ओरिजिन के आसपास से गुजरे। तो एसिम्पटोट से हमको ये पता लग गया कि जो एक कर्व जो है हमारा, ये इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, ये इस लाइन के नीचे नीचे ही रहेगा। तो एसिम्पटोट से फायदा क्या हो गया कि हमको ये पता लग गया कि जो हमारा एक कर्व है इस लाइन के नीचे नीचे ही रहेगा, इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। तो अब तक हमने जान लिया कि एसिम्पटोट क्या होता है और इसका हम यूज कहाँ पे लेते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम जानते हैं कि एसिम्पटोट हम फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ अब हम क्या करने वाले हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल के लिए हम एसिम्पटोट निकालना सीखेंगे। तो अगर हम उन सब एग्जाम्पल्स के लिए एसिम्पटोट निकालना सीख लेंगे तो फिर हम किसी भी कर्व के लिए एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। और हमारे पास जो कर्व है वो है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y³ प्लस 4y² प्लस 2xy प्लस y माइनस 1 इक्वस टू 0। तो ये क्या है हमारा एफ एक्स वाई इक्वस टू 0। और यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या है, ये मतलब यहाँ पे जो ये पूरा एक्सप्रेशन है जो कि इक्वस टू 0 है, ये है हमारा एफ एक्स वाई। अब मैं आपसे पूछ लूं कि जो हमारा कर्व है इसकी डिग्री कितनी है। तो मान लीजिए कि आपके पास किसी कर्व के अंदर एक टर्म है x की पावर p इंटू वाई की पावर q। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी आपके पास p प्लस क्यू के इक्वल। तो इसी तरह जो हमारा एक कर्व है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, तो हम हर एक टर्म्स की डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है इसकी डिग्री कितनी होगी, p इक्वल टू 3 है और q इक्वल टू है 0, क्योंकि x की पावर 3 और y की पावर 0। तो जो ये पहली टर्म है इसकी डिग्री हो जाएगी 3। यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है इसकी डिग्री भी 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। यहाँ पे जो थर्ड टर्म है इसकी डिग्री कितनी होगी, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। तो x की पावर और y की पावर का एडिशन कर लेंगे तो हम हमारे पास यहाँ पे इस टर्म की
डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी आ गई 3, इसकी डिग्री भी आ गई 3, इसकी डिग्री आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 1 और इसकी आ जाएगी 0। अब हम ये जितने भी नंबर्स आए हैं हमारे, इन सब में मैक्सिमम नंबर देखेंगे। तो मैक्सिमम नंबर कितना है यहाँ पे 3, तो ये 3 ही हमारा इस कर्व की डिग्री है। तो इसी तरह आप किसी भी कर्व की डिग्री फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक कर्व x की पावर 5, y की पावर 5 प्लस x की पावर 7, y की पावर 3 प्लस x स्क्वायर y क्यूब प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब इस कर्व की डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 5 10, ये भी 10 और ये 5। तो यहाँ पे किस टर्म की जो डिग्री है वो मैक्सिमम आ रही है इस टर्म की, और कितनी आ रही है? 10। तो ये 10 ही हमारा क्या हो जाएगा? इस कर्व की डिग्री हो जाएगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उसके अंदर हम पहली स्टेप यही करेंगे कि हम जो दिया गया कर्व है उसकी डिग्री को पहचानेंगे। अब मैं आपसे पूछ लूं कि जो हमारा कर्व है इसके एसिम्पटोट, टोटल एसिम्पटोट कितने हो सकते हैं? तो आप सिंपली डिग्री को देख के बता सकते हो कि जो हमारा एक कर्व है इसके मैक्सिमम एसिम्पटोट कितने हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्व की डिग्री n है तो उसके एसिम्पटोट हमारे लेस देन इक्वल टू n होंगे। या तो n आ सकते हैं इसके एसिम्पटोट्स, या फिर n से कम आ सकते हैं। n से ज्यादा कभी भी हमारे n डिग्री वाले कर्व के एसिम्पटोट नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि हमें इस कर्व के टोटल एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इस कर्व की डिग्री फाइंड की, और डिग्री फाइंड करने के बाद में हमको पता लग गया कि इस कर्व के मैक्सिमम एसिम्पटोट कितने हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि जो हमारे दिए गए कर्व है इसकी nth डिग्री की टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, फिर n-1 डिग्री वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, इसी तरह n-2, फिर n-3 और सो ऑन। अब यहाँ पर जो ये कर्व दिया है इसके लिए n इक्वस टू 3 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी टर्म्स की डिग्री 3 है उन सबको एक साथ लिखूंगा। तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, इन सारी टर्म्स की डिग्री कितनी है? 3। तो इन सबको मैंने एक साथ लिख लिया और इन सबको मैंने बोल दिया 5 3x y। यहाँ पे 3 क्या है? 3 है इन सब टर्म्स की डिग्री। अब इसी तरह मैं 5 2xy लिख लूंगा और फिर 5 1xy। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 5 2xy लिख लेता हूँ। तो 5 2xy कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4y स्क्वायर प्लस 2xy, यानी जितने भी टर्म्स जिनकी डिग्री यहाँ पे 2 हो। तो यहाँ पे आ गया 4y स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरह यहाँ पे 5 1xy कितना आ गया? ये आ गया y। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर हम 50xy नहीं लिखेंगे, हम केवल 5n से शुरू करेंगे और 5 1 तक जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन तीनों के अंदर x इक्वल टू 1 रखेंगे और y इक्वल टू रखेंगे m। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 1 m। इसको मैं डायरेक्ट 5 3 m भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये हमारा केवल m का फंक्शन है। तो 5 3 m किसके इक्वल आ जाएगा? हमारा 1 प्लस 2 m माइनस m स्क्वायर माइनस 2 m क्यूब। इसी तरह 5 2 m आ जाएगा हमारे पास 4 m स्क्वायर प्लस 2 m, और 5 1 m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो 5nm है, 5nm, यहाँ पे 5nm कितना है? 5 3m। तो हम उसको इक्वल टू 0 पुट करके m की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 3m को इक्वल टू 0 पुट करता हूँ और यहाँ से m की वैल्यू निकालता हूँ। तो 5 3m इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इक्वल टू 0 है। आप जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास जो m की वैल्यू जाएगी वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो m इक्वल टू आएगा, एक तो आपके पास 1, एक आएगा -1 और एक आएगा -1/2। यहाँ पर जितनी भी m की वैल्यू आई है ये यहाँ पे हमारे पास जो एसिम्पटोट आएंगे ना उन सबकी स्लोप बता रहा है। और यहाँ पर हमारे पास तीनों स्लोप की वैल्यू रियल आई है। इसका मतलब जो हमारा कर्व है उसके लिए 3 एसिम्पटोट होंगे।
और उसकी डिग्री भी 3 थी और उसके लिए एसिम्पटोट भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक m की वैल्यू इमेजनरी आ जाती है, तो उस केस के अंदर हमारे कर्व की डिग्री तो होती 3 और उसके एसिम्पटोट होते 2। अब हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि जो एसिम्पटोट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हमारे कर्व के ऊपर इन्फिनिटी के ऊपर टेंजेंट होती है और जो ओरिजिन के आसपास से गुजरती है। तो एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो इक्वल टू होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। और यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन आने वाली है और तीनों स्ट्रेट लाइन के लिए हमने m की वैल्यू तो निकाल ली है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हमारे पास जो m की वैल्यूज आ रही है वो सारी की सारी अलग अलग आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हम c की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं। c फाई डैश एन एम प्लस फाई एन माइनस वन m इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n इक्वल्स टू है हमारे पास 3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास फाई डैश 3m प्लस फाई 2m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम फाई डैश 3m की वैल्यू रख देते हैं और फाई 2m की वैल्यू रख देते हैं। तो फाई डैश 3m कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास फाई 3m है ये, तो फाई डैश 3m हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं वहाँ पे रख देता हूँ, 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। सी 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर प्लस 5 2m कितना था, 5 2m था 4m स्क्वायर प्लस 2m। तो यहाँ पे 4m स्क्वायर प्लस 2m ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि अगर m की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू अगर सेम आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या फॉर्मूला आता है, अगर सारी वैल्यू m की सेम आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो सब हम आगे देख लेंगे। अभी हम इसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखते हैं जहाँ पे हमारे पास m की तीनों वैल्यू अलग अलग है। अब हम यहाँ पे एक बार तो m की वैल्यू 1 रखेंगे और वहां से c की वैल्यू निकालेंगे, एक बार m की वैल्यू -1 रखेंगे वहां से c की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार m की वैल्यू -1/2 रखेंगे और वहां से c की वैल्यू निकालेंगे। तो जब m इक्वल टू 1 होता है तो उस कंडीशन के अंदर c कितना आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। c 2 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास -6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया c इक्वल्स टू 1। यानी जब हमारे पास m इक्वल्स टू 1 होगा तो उस कंडीशन के अंदर c इक्वल्स टू होगा 1। तो जो एक एसिम्पटोट है वो आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू है 1 x और c की वैल्यू भी कितनी है 1। तो ये पहला एसिम्पटोट आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब इसके बाद में हम दूसरा एसिम्पटोट निकालते हैं। तो दूसरे एसिम्पटोट के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू -1 रख लेंगे, और जब m की वैल्यू -1 होगी तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। तो अब रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर हम m की वैल्यू -1। तो c 2 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो c -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो c है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो c इक्वल्स टू आ गया 1। तो जो सेकेंड एसिम्पटोट है वो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू m की वैल्यू है -mx प्लस c की वैल्यू आई है 1। तो ये आ गया हमारे पास जो हमारा दिया गया कर्व है उसके लिए सेकेंड एसिम्पटोट। अब थर्ड एसिम्पटोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन है इसके अंदर m इक्वल टू रखेंगे -1/2 और वहां से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके अंदर मैं रखता हूं अब m इक्वल टू -1/2। c ब्रैकेट 2 -1/2 का मतलब ये हो जाएगा आपका 1, और ये -6/4 प्लस 4/4 1 और -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। तो m इक्वल टू -1/2 के लिए हमारे पास c इक्वल टू आ गया 0। तो जो थर्ड एसिम्पटोट है वो आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू -1/2 x।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन था कि हमें दिए गए कर्व के लिए एसिम्पटोट्स फाइंड करने थे, तो हमने यहाँ पे ये एसिम्पटोट्स फाइंड कर लिए दिए गए कर्व के लिए, जो कि हमारे पास 3 के इक्वल है। हमारे कर्व की जो डिग्री थी वो 3 थी, तो वहां से हमको पता लगा कि हमारा जो कर्व है उसके लिए एसिम्पटोट है तो 3 आ सकते हैं या 3 से कम आ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया कर्व है उसके लिए 3 एसिम्पटोट्स आए हैं। हमारे पास एसिम्पटोट 3 क्यों है? क्योंकि हमारे पास m की तीनों वैल्यू रियल आई है। सपोज हमारे पास अगर m की एक ही वैल्यू रियल आती तो हमारे पास जो दिया गया कर्व है उसके लिए केवल एक ही एसिम्पटोट आता। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया क्या है, सबसे पहले हमने इस जो ये कर्व है इसकी डिग्री फाइंड की। डिग्री फाइंड करने के बाद में डिग्री वाइज हमने यहाँ पे टर्म्स को लिख दिया, जहाँ पे जो थर्ड डिग्री वाली टर्म्स है उनको फाइव 3xy से दिखाया है, जिनकी डिग्री 2 है उनको फाइव 2xy से दिखाया है, और जिनकी डिग्री 1 है उनको फाइव 1xy से दिखाया है। फिर हमने x इक्वस टू 1 और y इक्वस टू m रखा। ये काम हम हर क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। फिर हमने यहाँ से फाइव 3m निकाल लिया, फाइव 2m निकाल लिया और फाइव 1m निकाल लिया। फिर हमने फाइव 3m को इक्वस टू 0 पुट करके m की वैल्यूज निकाल ली। ये m की वैल्यूज हमको स्लोप बता रही है जितने भी हमारे एसिम्पटोट्स हैं उनके। फिर m की वैल्यू निकालने के बाद में हमने c की वैल्यू निकाली इस फॉर्मूले से, और m और c दोनों की वैल्यू आने के बाद हमने एसिम्पटोट्स की इक्वेशन लिख दी। तो यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे m की दो वैल्यू सेम आएगी और एक वैल्यू अलग आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।